आज मैं मार्वल की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है मार्वल ज़ॉम्बीज़। इस सीरीज को आया काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और इसको मैं एक बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस और मिस्टेक्स को, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट अभी के लिए हम इस स्टोरी को एक ओवरव्यू में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं। स्टोरी काफी अच्छी थी। एक इसे मार्वल की दूसरी मूवी जैसा नहीं था, बल्कि यहाँ पे हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाए गए जो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हर दिन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहे हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है मिस मार्वल, केट बिशप और आयरन हार्ट के साथ, जहाँ ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक साथ जा रहे थे शील्ड के पुरानी बेस के अंदर, ताकि वो नोवा कॉर्प्स को बुला के धरती के जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको क्योर कर सके और वापस से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके इंसानों के अंदर। जहाँ फिर हमें देखने को मिलती है इक्रिस और कैप्टन मार्वल की फाइट, जहाँ पे केट बिशप और रिरी विलियम की डेथ हो जाती है। लेकिन लकीली यहाँ पे मिस मार्वल बच जाती है और बचाने वाला होता है ब्लेड। पर बाद के अंदर मिस मार्वल और ब्लेड पहुंच जाते हैं शील्ड के उस पुरानी बेस पे, जहाँ मिलते हैं मार्वल के कुछ पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि रेड गार्डियन, येलेना। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ज़ॉम्बी स्कारलेट विच आ जाती है अपनी आर्मी के साथ और यहाँ पे उस शील्ड के पुराने बेस पे ऊपर हमला किया जाता है। पर यहाँ से लकीली कुछ अवेंजर्स और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से बच के निकल जाते हैं। और एपिसोड 2 के अंदर शांग-ची की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे शांग-ची कैसे ज़ॉम्बीज़ के बच के जा रहा था और कैसे उसके फादर ने उसको 10 रिंग्स दी थी। और बाद में यहाँ पे भी सेम एज इट इज वही स्टोरी चल रही थी कि कैसे वो ज़ॉम्बीज़ के साथ बच के जा रहे थे। और यहाँ से फिर 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जब दोनों ही टीम्स, जहाँ डिफरेंट टीम्स थी, और दोनों ही टीम्स एक जगह पे यूनाइट कर जाते हैं क्योंकि इनको अंडर द सी रहना था। और यहाँ पे वही हमें हेली कैरियर दिखाया जाता है जिसको हमने सिविल वॉर के अंदर भी देखा था। और इस शिप का मालिक भी ज़ीमो था, लेकिन यहाँ पे ज़ीमो के अलग ही प्लान थे। वो इन सभी सुपर हीरोज को पानी के अंदर छोड़ना चाहता था, बल्कि यहाँ पे उन सबको जान से मरवाना चाहता था। लेकिन बाद के अंदर हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जो व्हाट इफ के उस 3rd एपिसोड से ही शुरुआत होती है, जब ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन एक साथ जा रहे थे वकांडा के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी थैनोस एक ज़ॉम्बी बना हुआ था और वो उनका ही वेट कर रहा था। बाद के अंदर यहाँ पे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन की एक अच्छी खासी लड़ाई होती है ज़ॉम्बी से। और बाद के अंदर यहाँ पे ज़ॉम्बी वर्सेस ब्लैक पैंथर की एपिक फाइट हुई है, जिसको हर किसी ने अब यूट्यूब पे तो देख ही रखा है। और इस बार यहाँ पे थॉर की एंट्री भी वकांडा के अंदर हो जाती है, जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर हुई थी। और यहाँ पे थैनोस का रिएक्शन कुछ अलग ही था, क्योंकि उसने उन स्टोन्स की बदौलत थॉर को काफी ज्यादा डैमेज दिया था और यहाँ पे रॉकेट और ग्रूट की तो डेथ हो चुकी थी। लेकिन बाद में यहाँ पे स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम स्कारलेट विच को देखते हैं अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और सभी एवेंजर्स शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे स्कारलेट विच एक ज़ॉम्बी नहीं, एक इंसान की तरह दिखाई जा रही है। लेकिन लेटर ऑन में ये पता लगता है कि यहाँ पे तो स्कारलेट विच ने अपने रियलिटी पावर्स की बदौलत सब कुछ नकली दिखा रखा था, बल्कि जो एसगार्डियंस खाना खा रहे थे वो एक्चुअल के अंदर ज़ॉम्बीज़ के शरीर का हिस्सा था, और जिस कारण से सभी एसगार्डियंस भी ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ही अब रह गए थे जिनके भरोसे अब इस दुनिया को दोबारा से बचाया जा सकता है। पर बाद के अंदर यहाँ पे वेलकरी ले जाती है उन सभी एवेंजर्स को अपने एक शिप के अंदर, ताकि वो नोवा कॉर्प्स के पास जा सकें और धरती के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको क्योर कर सकें। और यहाँ पे फिर हमें देखने को मिलती है थॉर से स्कारलेट विच की फाइट, जहाँ पे थॉर उन सभी एवेंजर्स को बचा लेता है और उनको ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द ही धरती से निकले, ताकि वो नोवा कॉर्प्स के पास जाके उनसे मदद ले सके। बाद के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि नोवा कॉर्प्स खुद ये चाहते हैं कि धरती पूरी तरीके से इनक्लोज रहे, ताकि वो वायरस जो धरती पे फैल रखा है वो यूनिवर्स में कहीं और ना आ जाए, और इसलिए उन सभी को वहाँ से भगा दिया जाता है। और एट द लास्ट जितने भी बचे कुछ एवेंजर्स और बचे कुछ सुपर हीरोज हैं वो सब आ जाते हैं कमरताज के अंदर, जहाँ ऑलरेडी स्पाइडरमैन और एंटमैन होते हैं, और ये सब डिसाइड करते हैं कि अब उनको हल्क को बचाना होगा। और यहाँ पे हमें स्टोरी फिर से पास्ट में दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन्स की बदौलत यहाँ पे जब ब्लैक पैंथर ने थैनोस को हराया था तो उन स्टोन्स की पावर्स पूरी धरती पे फैल चुकी थी, और उन स्टोन्स की पावर को किसी न किसी कैरेक्टर को तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और उस वक्त हल्क ही वो कैरेक्टर था जिसने उन कैरेक्टर्स को, जहाँ हल्क ने उन सभी स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और बन गया इन्फिनिटी हल्क। और इसलिए तो वांडा यहाँ पे सबसे बड़ी आर्मी बना रही है ज़ॉम्बीज़ की, ताकि वो इन्फिनिटी हल्क को हरा सके। और यहाँ तक स्टोरी अपने एक्शन मोड में आ जाती, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों टीम्स एक साथ लड़ेंगे हल्क के लिए। स्कारलेट विच को तो चुरानी है पावर हल्क से, और यहाँ पे बाकी एवेंजर्स को बचानी है हल्क की पावर, ताकि स्कारलेट विच उन पावर्स को ना ले। और यहाँ पे फिर कुछ ऐसे फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीन कुछ इतनी ब्रूटल थे कि उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने वर्ड्स के अंदर। लेकिन लास्ट के अंदर यहाँ पे स्कारलेट विच सक्सेसफुल हो जाती, क्योंकि अब उसके पास है इन्फिनिटी पावर्स। लेकिन थ्रू आउट द सीरीज एक चीज नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे स्कारलेट विच को जरूरत थी मिस मार्वल की, और ये समझ मुझे भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे जरूरत क्या, क्योंकि इसकी कोई क्रिएट एक्सप्लेनेशन सीरीज के अंदर भी नहीं दे रखी है। लेकिन बाद के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और लास्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये सब कुछ ठीक हो चुका है। वो एक्चुअल के अंदर स्कारलेट विच ने रियलिटी स्टोन्स की बदौलत यहाँ पे इन सब चीज़ों को नकली बना रखा है, और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है।